चाहे घरेलू बाजार हो या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, सोना हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। MCX में चांदी भी 1.25 लाख के करीब कंसोलिडेट कर रही है। ज्यादातर बेस मेटल्स में भी यहां पर तेजी ही देखने को मिली है। ऐसे में कमोडिटीज पर कहां लगाएं दांव और दिवाली तक सोने चांदी के प्राइसेस कहां रह सकते हैं, इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी, एम्प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज से दिनेश सोमानी जुड़े हैं। साथ ही तलवार सन्स के पार्टनर अनिल तलवार भी हैं हमारे साथ। पहले प्राइसेस की यहां पर बात कर लेते हैं। दिनेश जी, कैसे लगता है आपको, क्योंकि गोल्ड में आज तीसरा लगातार ऐसा दिन है जब हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं। कुछ कंसोलिडेशन की उम्मीद है या फिर आपको लगता है करंट लेवल्स भी खरीदारी के लिए अच्छे हैं? मनीषा जी, मुझे लगता है गोल्ड एक पुष्पा बन गया है, बिल्कुल झुकने के लिए तैयार ही नहीं। ये 11 स्टेट सेशन है जहां पर इसका कंटिन्यूस गेन है। 7,500 रुपया वन साइड इसने मूव दिया है। मुझे लगता है अभी भी शाम के सत्र में एक बड़ा मूव इसमें आना चाहिए और ये करीब करीब 1,06,900 तक के लेवल्स दिखा सकता है, प्रोबेबली आज या कल। बट अब मुझे लगता है कि ये जो 12वें सेशन के बाद में यहाँ कहीं ना कहीं पिकआउट जरूर हमें देखने मिल सकता है और 1,06,900 1,07,000 से इसमें अच्छी खासी बिकवाली हमें देखने मिलेगी और करीब करीब 1,500 से 2,000 रुपया वहां से नीचे आना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो बायर्स है उसने कॉशियस मोड लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 1,05,800 ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको बाय रखना चाहिए। ऊपर में 1,06,900 वहां दोबारा शॉर्ट सेल कीजिए, वहां से करीब करीब 1,500 से 2,000 रुपए नीचे मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो ये बाइंग और ये सेल कॉल दोनों ही आपके लिए यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन नवनीत, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना हो, यानी कि अगले 12-24 महीने के लिहाज से, क्या वो खरीदें या फिर वेट करें? मनीषा जी, ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है इस टाइम पे आंसर करने के लिए, बिकॉज वी सीन इट मूव फ्रॉम 3,200 टू 3,600 नॉन स्टॉप और शायद $100 और बढ़ जाए या शायद 2,500 से 3,000 रुपए यहाँ पे इंक्रीमेंटली और बढ़ जाए। बट लॉन्ग टर्म में अगर आपको 1,06,000 1,07,000 के आसपास और प्लस 3% GST में इन्वेस्ट करने की इच्छा है, 1,10,000 रुपए में गोल्ड लेने की इच्छा है, तो मे बी आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। आई वुड वेट फॉर रीजनेबल करेक्शन। अब वो करेक्शन कितना होगा मुझे नहीं समझ रहा है, बट दिस लेवल्स आर नॉट द राइट लेवल जहाँ पे आपको इंक्रीमेंटली बहुत बड़ा गेन मिल सकता है। मे बी आई वुड वेट फॉर द करेक्शन और मे बी आई वुड स्विच टू सिल्वर, आइदर ऑफ द टू थिंग्स, पर गोल्ड कंफर्ट जोन से बाहर जा चुका है। अनिल तलवार जी, आप ज्वेलरी इंडस्ट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अरे यहाँ से और ना बढ़ जाए, खरीद ही लूं, और कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि अब तो खरीदने की ताकत नहीं है, जब नीचे आएगा तब देखा जाएगा। किस तरह का फीडबैक ऑन ग्राउंड आप आता हुआ देख रहे हैं? लॉन्ग रन में वी हैव अ फीलिंग गोल्ड नीचे नहीं आएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। टेम्परेली 500,000 नीचे आ गए, ऊपर आ गए, डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट इतने रीजंस हैं इसके गोल्ड के प्राइस ऊपर आने के कि वो रीजंस अगर आप बैकग्राउंड में जाके रीजंस को आप करो, देन वी डोंट हैव अ फीलिंग कि रेट कम होगा। लॉन्ग रन में कम नहीं होगा। द प्रोडक्शन कॉस्ट हैज गॉन अप। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गोल्ड हैज गॉन अप इन द लास्ट 3-4-5 years। एंड अब जिस जगह पे गोल्ड है, जिस कंट्रीज में गोल्ड है, $30-40 तो घंटे की वहां सैलरीज है वहां, तो वहां प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। देन आज की डेट में नो कंट्री इज रेडी टू स्टार्ट अ न्यू माइन बिकॉज दैट किल्स दैट स्पेस ऑल टुगेदर। एंड थर्डली अगर आपको याद हो, आज से 20-25 साल पहले जो हमारे रिजर्व्स होते थे, कोई कंट्री रिजर्व्स गोल्ड बनाता था, इन्होंने बंद कर दिए थे बनाने। अब हर कंट्री ने अपने गोल्ड के रिजर्व्स बनाने शुरू कर दिए, US हो, चाइना हो, इंडिया हो, सारा। एंड दिस इज एक्चुअल बाइंग ऑफ गोल्ड। अगर इतनी शॉर्टेज होगी, प्राइस डिटरमिन करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। जब डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। और एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा ये भी है कि 4-4.25 हज़ार टन गोल्ड सोना यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। रिसाइकल एंड माइनिंग ले लिया जाए और उसमें से 1,000 टन से ज़्यादा तो सिर्फ सेंट्रल बैंक्स ही खरीद रहे हैं, तो क्लियरली वो एक यहाँ पर काफ़ी बड़ा सपोर्टिव फैक्टर भी रहा है। लेकिन अनिल जी, ऑन ग्राउंड डिमांड कैसी है? क्या वो हमने गिरते हुए देखी है? क्योंकि भावों में बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। जितनी देर न्यूज में रहेगा गोल्ड, उतनी देर पब्लिक इसकी डिमांड के लेगा, पब्लिक लेगी। सो दिस इज इन द न्यूज, हर चैनल पे गोल्ड का आ रहा है, तो दैट मीन दिस एक लेडी को रीजन दे देते हैं ज्वेलरी दुकान पे जाके ज्वेलरी लेने का। ऑलराइट, अनिल जी, अगर हम फेस्टिवल्स की यहाँ पर बात करें तो ये भी माना जा रहा है
और ये डेटा है जो BIS की तरफ से आया है कि पिछले क्वार्टर में यानी कि अप्रैल में जून का अगर हम 3 महीने का क्वार्टर देखें तो 80% ज्वेलरी जो हॉलमार्क के लिए गई है, क्योंकि अब हॉलमार्किंग तो मैंडेटरी है, वो 80% ज्वेलरी 22 कैरेट थी। तो इवन एज हम 18, 14, 12, 9 कैरेट की यहाँ पर बात करते हैं, अभी भी आप कहेंगे 22 कैरेट की ज्वेलरी की खरीदारी बेहतरीन है? नहीं, हम 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट देखते हैं, वो मोस्टली डायमंड टाइप ज्वेलरी है जी। जो गोल्ड डायमंड्स लगते हैं गोल्ड में, वो 22 में तो लग ही नहीं सकते ना, 14 में 18 में, 14 में, या अब 9 भी शुरू हो गया उसमें लगने हैं। तो जो 22 कैरेट की बात कर रहे हैं, दैट इज 22 कैरेट बेसिक ज्वेलरी जितनी आती है सारी 22 कैरेट ही है। तो आपको लगता है लोग इतने ज्यादा हाई प्राइस में लोअर कैरेटेजेस लाइटर ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं, या आपको लगता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर अभी भी हायर कैरेटेजेस ज्यादा काम करती हैं? देखो, जो माइंडसेट इंडिया का, टिपिकली इंडियन लेडीज का है, वो गोल्ड बाइंग वुड बी द प्रायोरिटी ऑलवेज। ये प्रायोरिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। अनिल जी, डायमंड के प्राइसेस अपने हाई से 2022 से करीबन 38-40% तक गिरे हैं। चांदी भी लोगों का रुझान यहाँ पर भी आया है। कुछ शिफ्ट आपने आता हुआ देखा है, या अभी भी सोने की तरफ जो मोह है वो जारी है? थोड़ा सा लैब ग्रोन डायमंड के आने से थोड़ा सा लगा था, को थोड़ा हुआ था, पर आई डोंट फील जो लैब ग्रोन का काम नहीं करते उनके हिसाब से थिंग्स आर ऑल राइट, इतना कोई नहीं है। तो इस फेस्टिवल सीजन में आपकी क्या उम्मीद है? क्या यहाँ पर ज्यादा बेचने को देखा जाएगा? क्या लोग खरीदेंगे? क्या हम वॉल्यूम में बढ़त आता हुआ देखेंगे? देखो, प्राइस वाइज तो सेल इंक्रीज होगी, वॉल्यूम उतना ही रहेंगे, समझो अगर उतने भी रहते हैं तो सेल्स बिकॉज प्राइस वाइज होगी। बट मेरी अपनी, अगर आप गूगल करके देखो, जो इंटरनेशनल प्राइसिंग है वो अपने बोल रहे हैं 3 to 5 years वी आर लुकिंग एट $6,000 एन आउंस। अगर $6,000 तकरीबन डबल हो जाएगी प्राइसिंग, अगर इंटरनेशनली वो सारे बोल रहे हैं, तो आई फील गोल्ड रुकेगा नहीं। ऑल राइट, अनिल तलवार जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो एक सेंस भी लेके आने के लिए। तो ऑफ कोर्स तेजी यहाँ पर मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा है, एंड एब्सोल्युटली अगर आप बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ग्लोबली यहाँ पर आता हुआ देखें तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। 2 साल में 4,000, 3 साल में 5 साल में 6,000, जी हाँ, इस तरह के टारगेट्स बन रहे हैं। और इसीलिए शायद इंडस्ट्री की तरफ से हमने ये फीडबैक आता हुआ देखा है कि लोग अभी भी बाइंग कर रहे हैं, टाल नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्राइसेस ऊपर चढ़े हैं लोग वो बस मिस नहीं करना चाहते फिलहाल यहाँ पर। वेल, ये तो बात यहाँ पर सोने की हुई, लेकिन दिनेश जी, चांदी में अब यहाँ पर क्या सेंस है? क्योंकि यहाँ पर $40 होल्ड कर रहा है और चार्ट्स पे अभी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जी बिल्कुल, 10 दिनों में 12% की तेजी ऑलरेडी सिल्वर में हमने देख चुकी है। 1,10,500 से 1,24,000 के लेवल जा चुके हैं। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 1,24,000 के ऊपर स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। कल का जो लो बना था 1,23,000 के आसपास का, वहां से हमने स्ट्रॉन्ग रिकवरी आते हुए देखी है, और 1,24,850 के आसपास से थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आई थिंक 1,24,100 200 के दरमियान कहीं पर भी एक बाइंग का रुख दोबारा इसमें बन सकता है। 1,26,000 मुझे कम से कम ये अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है, लेकिन अब स्टॉप लॉस जो है 1,23,000 के नीचे निश्चित तौर से रखना चाहिए। जो बुलिश मोमेंटम है ये बिल्कुल अभी बरकरार है, और प्रोबेबली इवनिंग सेशन में हमें ऑल न्यू टाइम हैंड्स और भी बंद के देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो आज यूएस सेशन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नवनीत, आपकी क्या सेंस है? बिकॉज इस हफ्ते तो यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है, एंड देन ऑफ कोर्स बहुत जल्दी हम सितंबर में जो यूएस फेड मीटिंग है उसकी तरफ यहाँ पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। वेल, सिल्वर में हम काफी टाइम से बुलिश रहे हैं और फॉर्चुनेटली सिल्वर हैज प्लेड अकॉर्डिंग टू द व्यू, एंड ऐसा लग रहा है कि जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है बोथ गोल्ड एंड सिल्वर में। मुझे लगता है कि 40 के ऊपर का जो ब्रेकआउट है वो करीब करीब 14-15 साल बाद आया है, और ये मोमेंटम अगर होल्ड करता है एक आध हफ्ते भी तो 42 एंड इवेंचुअली 44 हाफ लेवल्स इज इनएविटेबल। तो अब ये दिवाली तक वेट कराएगा या क्रिसमस तक वेट कराएगा, दैट इज एनीबॉडीज गेस, बिकॉज सिल्वर का मोमेंटम हमेशा जी आप जानते हैं कि जिस स्पीड में बढ़ता है उसी स्पीड में वो करेक्ट भी कर सकता है। तो आई विश एंड आई होप कि ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहे, एंड मे बी एक रिट्रेसमेंट छोटा मोटा जो भी आए 2-2,500 पॉइंट का, विच इज ओके, वेलकम, बट एक फ्रेश एंट्री मिलेगा इन्वेस्टर्स को मीडियम टर्म की अवधि में बाय करने के लिए। 1.35 से लेके 1.40 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। नवनीत, साथ ही साथ आप मेटल्स में कैसे देखते हैं? क्योंकि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक भी अगर हम पिछले एक महीने का चार्ट उठा के देखें तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर आई है। आज निफ्टी मेटल वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स भी यहाँ पर था, और तेजी की एक्सपेक्टेशन?
काफी सुस्ती के बाद में मुझे लग रहा है कि बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में एक पॉजिटिविटी देखने मिल रहा है। आई थिंक जो एयर से वो ट्रम्प टैरिफ रिलेटेड जो भी न्यूज था, डेवलपमेंट था, वो नाउ दैट इज बिल्ट इन द प्राइस। हमने एक रीजनेबल करेक्शन ऊपर के लेवल से आते हुए भी देख लिया एंड प्राइसेस हैव रिबाउंडेड टू वेयर दे आर। डॉलर इंडेक्स एक सपोर्टिव फैक्टर है जो कि करीब करीब वापस 100 लेवल से 98 के नीचे आते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भी प्राइस पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। सिल्वर का जो क्रूड चाइना का जो डेटा है वो थोड़ा सा मिक्स्ड है, विच इज ऑल्सो एडिंग टू द पॉजिटिविटी। एंड एक बड़ा फैक्टर मुझे ये लग रहा है कि काफी सारे एसेट क्लासेस में एक अच्छा रनअप ऑलरेडी देखने मिल गया है एंड बेस मेटल हैज बीन अ लगार्ड। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी जो है अब यहाँ पर बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को चेज करना शुरू करेगा, विच कुड ऐड टू सम गेन्स। तो मेरे हिसाब से कॉपर एंड जिंक दोनों ही पॉजिटिव है मीडियम टर्म की अवधि में अपसाइड के लिए, एंड मे बी 928 and 940 could be the upside for copper, and 285 295 is where we are seeing zinc. दिनेश जी, आप एल्यूमिनियम पे करना चाहेंगे, क्योंकि सिटी की एक रिपोर्ट है, एक्चुअली मैंने मैक्स लेटन सिटी से कल बात की, उन्होंने बोला कि वो सुपर बुलिश हैं कॉपर और एल्यूमिनियम में, और $3000 पर टन के लेवल्स एल्यूमिनियम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 12 महीने में। आपको लगता है इंडियन मार्केट्स में उस तरह की तेजी देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि मेटल इंडेक्स आज 3% तेज था, मुझे लगता है वो तेजी यहाँ पर दोबारा लौट कर आ सकती है। जैसे सिल्वर का मूव निकल कर आया, वो भी इंडस्ट्रियल आइटम है, बेस मेटल भी इंडस्ट्रियल आइटम है। तो आई थिंक जो रनर अप रहेंगे, वो जो फ्रंट रनर रहेंगे, वो प्रोबेबली कॉपर और जिंक रहेगा। एल्यूमिनियम अगर 256 क्रॉस करता है तो इसका भी न्यू बुल रन शुरू होने की पूरी संभावना है। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि कॉपर 937 के लेवल छू सकता है प्रोबेबली सितंबर में ही, और जिंक जो है मुझे लगता है कि 284 के लेवल तक के आने की पूरी संभावना है। नवनीत, आपको लगता है रुपया अपना नियर टर्म लो बना चुका है? अगले 2-4-5 दिनों में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आएगी इसमें, जब जीएसटी मीटिंग एक कंक्लूसिव एविडेंस पे आएगा कि किस तरह से जीएसटी कट हो रहा है, और जो 1,85,000 1,75,000 के बीच के हर मंथ जीएसटी नंबर हमें देखने के आदी हो गए, वो कितना ड्रॉ डाउन हो जाएगा इन केस ऑफ ट्विकिंग जीएसटी। थोड़ा सा पॉपुलिस्ट मेजर है, बट वन टाइम बुलेट हमें ऑलरेडी प्राइस में बिल्ट इन होता हुआ नजर आ रहा है। एंड ये जो फॉल है मनीषा जी, ये इररिस्पेक्टिव कि डॉलर इंडेक्स किस तरह से बिहेव किया, रूपी में एक डेप्रिसिएशन का माहौल देखने मिल रहा है। लास्ट 2 दिन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आरबीआई इंटरवेंशन है जो इस प्राइस को कैप किया हुआ है, बट ओवरऑल आई थिंक 8830 8840 के ऊपर रूपी जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड वहां से थोड़ा करीब 1 से 1.5 रुपए का अप्रिसिएशन बायस आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है, बिकॉज ऑफ द ओवरहैंग फैक्टर जब क्लियर हो जाएगा तो एक नेक्स्ट राउंड ऑफ अप्रिसिएशन आपको रूपी में देखने मिल सकेगा। ऑलराइट, एक फाइनल सवाल दिनेश जी आपसे है, और एग्री कमोडिटीज की तरफ है, और यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन अब वापस लौटती हुई नजर आई है। गुआर पैक में ऑफ कोर्स गिरावट है, मसाले आफ्टर दैट वेरी वॉलेटाइल, क्वालिटी सारे इश्यूज सॉर्ट करने के बाद अब थोड़ा सा फिर से रेंज में आते हुए कैसे देखेंगे यहाँ पर प्राइसेस? जी ओवरऑल काउंटर तो सारे के सारे भी डल मूव में चल रहे हैं, मोस्टली किसी में भी बहुत बड़ी हलचल या बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। सेम गुआर सीड की बात करो तो 5200-5400 ये दायरा मेंटेन ही कर रहा है, और एक कॉटन सीड ऑयल के एक ऐसा काउंटर है जो मुझे लगता है कि 3380 3400 के आसपास एक बार इसमें खरीदारी बन सकती है। ऊपर में प्रोबेबली ये 3600 के लेवल सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में दिखा सकता है, और 3320 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बाकी धनिया भी एक ऊपरी लेवल से काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, 7400-7500 के लेवल अगर आते हैं तो वहां पर पोजिशनल बाय क्रिएट किया जा सकता है, और हल्दी 12,600-700 मुझे लगता है ये सेलिंग जोन बन गया है। तो कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर एग्रीकल्चर स्पेस में, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज एब्सोल्युटली यहाँ पर नॉन एग्री यानी कि सोने चांदी और मेटल्स में फिलहाल उभरती हुई। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए, एक राय देने के लिए यहाँ पर प्राइसेस पर ऑफ कोर्स और मार्केट मूड पर भी। त्योहारों का मौका है और इस समय पे मिठाई की बात करना तो बनता है, और इसी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बख्तियार ईरानी जो एमडी हैं पारसी डेयरी के। मिस्टर ईरानी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, और ये वैसा समय है जब सेल्स स्पाइक अप होती हैं, नए लॉन्चेस भी हम आता हुआ देखते हैं। आपके लिए अब तक ये सीजन कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मनीषा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो ये बहुत अच्छा, इस साल बहुत अच्छा जो इस साल जो हम लोग का स्पाइक है काफ़ी अच्छा है, लोगों का उत्साह बहुत अच्छा दिख रहा है, पिछले साल से भी बेटर दिख रहा है। मेरे हिसाब से अराउंड 30% बढ़त हुई है इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर, और ईयर ऑन ईयर ये बढ़ते जा रहा है। लोगों का जो चाहत है, उन लोग का इच्छा है कि और ट्रेडिशनल मिठाई के ऊपर वापस जो ध्यान आ रहा है उनका, तो वो लोग खरीदना शुरू कर रहे हैं अभी। और एब्सोल्युटली आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि जो अगली जनरेशन है वो बिल्कुल इंडियन मिठाई खाना चाहती है। यस
वो पूरा सर्कल ऑफ लाइफ है, इट्स बैक टू ओल्ड ट्रेडिशनल मिठाई। यस, एब्सोल्युटली। पर आप कहेंगे एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत शायद पड़ती है, गौरमे वर्सेस ट्रेडिशनल मिठाईज, और थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया जाए। हाँ, सो यस, अभी जैसे ही न्यू जेंजी से बोलते हैं, उन लोग गौरमे के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन हमेशा ट्रेडिशनल की तरह ही रहा है, और हम लोग उसमें हम लोग को उसके अंदर हम लोग का ध्यान ज़्यादा रहता है। गौरमे में 2-3 चीज़ हम लोग हर साल इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। सो इस बार क्या नया है जो पारसी डेयरी इंट्रोड्यूस कर रही है? फेस्टिवल्स हैं, वेडिंग है, दिवाली है, सीजन में क्या है? सो इस बार अभी ये एक ट्रेंड हो गया है कि ज़्यादा करके लोग को हैम्पर्स की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। तो हैम्पर सडनली जितने फेस्टिवल्स हैं, हम लोग हर त्यौहार के लिए एक अलग हैम्पर बनाते हैं। राखी के लिए बनाया था, दिवाली के लिए हैम्पर है। सो ये सबसे मेन ये है। फिर अभी जब गणपति गणेश उत्सव चल रहा है, तो मोदक है। मोदक में भी अलग अलग वैरायटी के मोदक बने हैं इस बार। तो जैसे कि हम लोग ओरिजिनल के साथ ही चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ जैसा ही नया नया आइडियाज आ रहे हैं, नया इच्छा आ रहे हैं लोगों को, हम लोग कुछ ना कुछ ट्राई करते इवॉल्व कर रहे हैं। इन अ वर्ल्ड जहाँ पे बहुत सारा फेक एनालॉग है, सामने एक प्योर प्रीमियम, एक ब्रांड नेम, किस तरह से आप देखते हैं ये डिवाइडेड वर्ल्ड? तो मनीषा जी, यही कारण है कि पारसी डेयरी फार्म आज 100 साल से ज़्यादा टिक पाया है इंडिया में। हम लोग इंडिया के ओल्डेस्ट डेयरी है और 109 साल कंप्लीट हुआ है। मैं 4th जनरेशन हूँ। हम लोग का फैमिली रन बिजनेस है, और जो भी आज बिजनेस में टिकना चाहेगा उसको ओरिजिनल के साथ ही टिक पाएगा। एनालॉग आजकल की बात है, और वो अभी लोगों का ध्यान एकदम, लोग ध्यान से देख रहे हैं कि अंदर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या है, क्या ऐड किया जा रहा है। लोग बहुत सीरियस हो गए इसके बारे में। पहले लोग नहीं ध्यान दे रहे थे, इसके लिए कुछ भी खा रहे थे, लेकिन आज लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं इसके ऊपर। एब्सोल्युटली। आप मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स में हैं, एंड घी है, बट आपने पिछले कई सालों में बहुत कुछ इसमें ऐड किया है। क्या प्लान्स हैं आगे जाकर नए प्रोडक्ट्स लैंड करने का, एक्सपेंशंस के बारे में? तो ये बात सही है, मिल्क एंड घी तो हम लोग का ब्रेड एंड बटर है, लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से ही हमारा घर चल सकता है। वही आज की तारीख में अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो इतना बड़ा कारोबार को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और क्योंकि जैसे कि मिल्क एंड घी में काफ़ी कंपटीशन आ चुके हैं, लेकिन पॉइंट यही है कि किसके ऊपर ट्रस्ट करना। कोई भी कुछ भी लिख के दे देता है मार्केट में। तो भगवान की दुआ से आज तक हम लोग मिल्क एंड घी हमारा सेल अच्छा ही बढ़ते जा रहा है, लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा पिकअप हो रहा है अभी। आपने कहा 30% इंक्रीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछले साल के मुकाबले इस फेस्टिव सीजन में, तो क्या प्लान्स हैं यहाँ पर उसको आगे ले जाने के लिए? आप धीरे धीरे पैन इंडिया यहाँ पर फोकस करते हुए नजर आए हैं। सो हम लोग एज अ ब्रांड हम लोग बहुत कॉन्शियस है कि क्वालिटी के ऊपर कुछ भी असर ना पड़े। हम लोग का क्वालिटी हमेशा बेस्ट रहना चाहिए। वो हिसाब से कॉन्शियसली हम लोग धीमे धीमे करके डेवलप करते जा रहे हैं। हम लोग मुंबई सेंट्रिक थे, फिर अभी महाराष्ट्र के ऊपर पूरा ध्यान है, अलग अलग सिटीज़, पूना में हम लोग ने स्टार्ट किया है। तो वैसा करके धीमे धीमे हम लोग, जैसे ही हम लोग का सेटिंग बराबर होता है तो ही हम लोग आगे बढ़ने की इच्छा रख रहे हैं। जो आजकल के न्यू जेनजी जैसे है कि वो वैल्यू बेस्ड करके नया 1000 कंपनी खोल देने का नहीं चले, वैसा हमारा इच्छा नहीं है। हम लोग कम से कम दूसरे 100 साल आगे चलाने की इच्छा रख रहे हैं। एब्सोल्युटली। जहाँ तक नए फ्लेवर्स की बात है, और जैसे आपने कहा प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, अवेयरनेस हेल्थ को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा है, तो बीच में चाहे वो शुगर फ्री है या फिर सुपर फूड्स हैं, नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, फ्राई, बहुत कुछ है यहाँ पर। आप कैसे इस सबको इनकम्पास कर रहे हैं? सबको कैसे साथ लेके चल रहे हैं आप? कैसे उस मार्केट के लिए आप क्या दे रहे हैं? तो जैसे कि आपने कहा, आज के लोग है ना काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं कि इसकी शुगर फ्री चाहिए, किसी को जैगरी चाहिए, किसी को कुछ नया आइटम चाहिए लाइक चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, ब्लैक। तो ये सब को हम लोग फ्यूजन में ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे मैं बोलूँगा कि वो एक एंड हुआ, हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ट्रेडिशनल मिठाई पे ही रहता है। और वो आपके लिए हमेशा वर्क किया है? यस, वो हमारे लिए वर्क किया है और हमेशा वर्क होता है। आपने कंपटीशन की यहाँ पर बात की, नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं, रीजनल प्लेयर्स हैं,
अब तो काफ़ी कुछ इम्पोर्ट भी होने लगा है, तो इन सब के बीच में आप अपने आप को कैसे रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रखते हैं? मैं ये बोलूँगा कि जैसे हमारा फैमिली ने ऑलवेज वी स्टिक टू द बेसिक्स, उसके बाद पैकेजिंग में नया स्टाइल लाओ, डिज़ाइन लाओ, वो सब करो, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो वही होना चाहिए जो फ्रेश दूध से बना हुआ हो या फ्रेश इंग्रेडिएंट से बना हुआ। वो अगर हम लोग उसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो कोई लेवल का कंपटीशन हमको नहीं हिला सकेगा। एज ऑफ नाउ कितने प्रोडक्ट्स हैं और अब इस सीज़न में नया क्या करने की चाह है? एज ऑफ नाउ हमारे पास 100-150 प्रोडक्ट्स मिनिमम हो गए और वेरी सून आपके यहाँ अपने हम लोग अभी हमेशा कुल्फ़ी तो हमेशा था, वेरी सून हमारे पास अभी आइसक्रीम जैसा एक प्रोडक्ट आने वाला है जो हम लोग उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, वो वेरी सून लॉन्च करेंगे हम लोग। और एक नया प्रोडक्ट यूजुअली आप कितने टाइम में लॉन्च करते हैं, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस रहता है? एक एनुअली हम लोग एक बैठ के एक प्लान करते हैं कि कितना प्रोडक्ट्स कर सकेंगे, उसके ऊपर R&D कैसा कितना टाइम लगेगा, तो एंड एवरी फ्यू मंथ्स हम लोग सोचते हैं कि एक और प्रोडक्ट के लॉन्च करने का टाइम आया है। किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं आगे प्लान होता हुआ? इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से जैसे मैंने कहा कि हम लोग कॉन्शियसली इसको ग्रो करते, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान रख के हम लोग एक स्टेप्स लेते, तो हमारा ही प्रॉफिट से हम लोग ये कंपनी को ग्रो करते रहते हैं। वी डोंट बिलीव इन आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स, वी आर कॉन्शियस अबाउट, वी डोंट वांट, हम लोग को एक ही दिन में बड़ा नहीं हो जाने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन हम लोग बड़ा तो हर एक को बड़ा होने की इच्छा रहती है। मेरा ध्यान ज़्यादा करके ये रहता है कि जितना हम लोग बड़ा हो गए इतना ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, तो हमारा ध्यान हमेशा स्टाफ के ऊपर रहता है, स्टाफ हमारा परिवार जैसा है, तो ये हमारा इंटेंशन रहा है हमेशा कि ग्रो करो, कॉन्शियसली ग्रो करो। एक फाइनल सवाल, IPO की प्लानिंग है यहाँ से? ज़रूर है, क्यों नहीं होगी, ज़रूर है, लेकिन टाइम आने पे बताएंगे उसके बारे में। तो 2 साल 5 साल? कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। मिस्टर ईरानी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। थैंक यू मनीषा, थैंक यू वेरी मच।